बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, पेज नंबर 310, चैप्टर नंबर 7, मेथड्स की बुक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ना तो मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होता है? जब आपके पास उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है। अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस के से रिलेटेड। दी आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उनकी आइगन वैल्यूज आपके पास रियल होती हैं। लेट लैम्डा बी नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। सपोज है लैम्डा जो है एक नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू है, जिसका मतलब है कि फिर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर वी एक्सिस्ट करेगा सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वी। हमने क्या प्रूव करना है कि अब ये जो लैम्डा है ये रियल है। तो हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि लैम्डा रियल नहीं है। अगर लैम्डा रियल नहीं है तो इसका मतलब है कि लैम्डा जो है आपके पास कम्प्लेक्स है, और ये आपके पास लैम्डा आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स होते हैं। और जो आपके पास इक्वेशंस के कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ये कभी भी अकेले अक्कर नहीं होते, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी लाजमी उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में पेयर होते हैं सॉल्यूशन। तो अगर लैम्डा जो है इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होगा तो लैम्डा बार भी लाजमी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होगा। मतलब क्या है कि लैम्डा और लैम्डा बार आपके पास दोनों आइगन वैल्यूज़ होंगी ए की, और जो लैम्डा बार का आपके पास आइगन वेक्टर होगा वो वी बार होगा। अब चूँकि लैम्डा और लैम्डा बार दोनों ए की आइगन वैल्यूज़ हैं, लैम्डा बार भी ए की आइगन वैल्यू है, तो ए इंटू वी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू वी कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहे हैं? वो दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ए इंटू वी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट वी कॉन्जुगेट। दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज क्या करता है? ये उलट पुलटा है। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, वी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। लैम्डा चूँकि नंबर है तो इसका ट्रांसपोज यही होता है, बल्कि ट्रांसपोज होता ही नहीं है। और ये वी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब चूँकि ए सिमेट्रिक है तो ए टी इज इक्वल टू ए, तो वी कॉन्जुगेट ए इज इक्वल टू लैम्डा वी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि उन्होंने डायरेक्ट लिख ली थी, दरम्यान में स्टेप मिस कर दिया था। इसका नाम 1 रखा है, इसका नाम 2 रखा है, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है जी। इसके दोनों तरफ उन्होंने v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। v कॉन्जुगेट टी ए इंटू वी, दोनों तरफ v के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कर दिया, ब्रैकेट ले हैं v कॉन्जुगेट ट्रांसपोज v इज इक्वल टू लैम्डा v कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज v। ठीक है जी। अब ये जो ए वी है इस पर ब्रैकेट ले आए। ए वी किसके बराबर है? लैम्डा वी के बराबर। तो लैम्डा वी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया लैम्डा वी कॉन्जुगेट डी इंटू वी। फिर दोबारा यही लें आप, वी कॉन्जुगेट ए वी। अब ब्रैकेट जो है वी कॉन्जुगेट टी ए पर ले आए वी। अब वी कॉन्जुगेट ए 2 क्या कहता है? ये किसके बराबर है? लैम्डा कॉन्जुगेट वी कॉन्जुगेट टी, लैम्डा कॉन्जुगेट वी कॉन्जुगेट की टी, ब्रैकेट वी कॉन्जुगेट वी टी पर ले आए। तब दोनों बराबर हैं आपके पास, ये साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है आपके पास ये साइड्स इक्वल हो गई, दोनों इक्वल हो गई। अब ये वाली साइड उठा के इधर ले आए तो हमारे पास वी कॉन्जुगेट टी और वी कॉमन आ गई, कॉमन ले लिए, बाकी रह गया लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट। अब v आइगन वेक्टर था, किसके बराबर था? x1 x2 xn t, और v कॉन्जुगेट क्या है कि इसका कॉन्जुगेट ले लो
तो इसकी हर एंट्री का कॉन्जुगेट ले लो। अब वो v कॉन्जुगेट t और v को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। दरअसल अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो मेंबर है वो 0 है, ये है कि ये है, तब ही ये प्रोडक्ट 0 हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस प्रोडक्ट में से कौन सा कंपोनेंट जो है वो 0 है। अब v कॉन्जुगेट और t इंटू वी की प्रोडक्ट करने लगे हैं। v कॉन्जुगेट t इंटू v कॉन्जुगेट किसके बराबर है आपके पास? v कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x1 बार x2 कॉन्जुगेट xn कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और जब मैं इसका फिर ट्रांसपोज लूँगी तो ट्रांसपोज ये आप ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज होके ख़त्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर v किसके बराबर है? x1 x2 xn का ट्रांसपोज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, v कॉन्जुगेट t इंटू वी। तो v कॉन्जुगेट t की वैल्यू क्या है? x1 कॉन्जुगेट x2 कॉन्जुगेट xn कॉन्जुगेट। और v की वैल्यू क्या है? ये रो वेक्टर का ट्रांसपोज है, तो दरअसल ये कॉलम वेक्टर है, क्योंकि रो वेक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है? कॉलम वेक्टर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आंसर आ जाएगा x1 कॉन्जुगेट x1 x2 कॉन्जुगेट x2 xn कॉन्जुगेट xn। जब आप कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दरअसल उनके माड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो x1 के माड का स्क्वायर x2 के माड का स्क्वायर प्लस xn के माड का स्क्वायर। और चूँकि आपके पास आइगन वेक्टर जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है इसकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, इसकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, तो आपके पास उनके स्क्वायर्स और सम्स भी नॉन ज़ीरो होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ये नॉन ज़ीरो है, ये प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्ट जो कि 0 के बराबर थी, ये वाली चीज़ नॉन ज़ीरो है। अगर ये वाली चीज़ नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब फिर ये लाजमी 0 होगी। इसका मतलब फिर लैम्डा माइनस लैम्डा कंजुगेट 0 है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट। तो सिर्फ रियल नंबर्स ही होते हैं जिनके कंजुगेट्स उन्हीं के बराबर होते हैं, तो इसका मतलब लैम्डा आपके पास है रियल हो गया और यही शो करना था। A matrix A is said to be orthogonally similar। पहले हमने सिमिलर पढ़ रखा है। सिमिलर क्या था कि दो मैट्रिक्स कब सिमिलर होते हैं? जब आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा सच दैट, ये सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन है। जब आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा सच दैट B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। और अब किसकी बात हो रही है? अब ऑर्थोगोनली सिमिलर की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि फिर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करे सच दैट PTAP जो है वो B के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि A जो है ऑर्थोगोनली सिमिलर है टू B। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक रियल मैट्रिक्स जो है ये ऑर्थोगोनली सिमिलर होगा डायगोनल मैट्रिक्स के इफ़ एंड ओनली A इज सिमेट्रिक। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनली सिमिलर हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स के, तो फिर वो लाजमी सिमेट्रिक होगा। अगर वो सिमेट्रिक है, कन्वर्सली अगर वो सिमेट्रिक है तो वो लाजमी किसी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ ऑर्थोगोनली सिमिलर होगा। नेक्स्ट थ्योरम है आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कोरस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। जो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उनकी जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं। पहले हमने जो शो कर रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं उनके कॉरस्पॉन्ड आपके पास जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ आपने शो करना है तो ना सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे बल्कि वो फर्दर ऑर्थोगोनल भी आपस में होंगे। और ये किन के लिए बात है? ये ऐसी आइगन वैल्यूज़ के लिए बात है जो आपके पास
डिस्टिंक्ट हों, ऐसी आइगन वैल्यूज़ जो कि रिपीट हो रही हों, उनके लिए बात दुरुस्त नहीं है। उनके ना आइगन वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और ना ही उनके आइगन वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड जो आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। प्रूफ लेट V1 V2 V eigen vectors of a symmetric matrix A corresponding to two distinct eigen values lambda1 and lambda2, then A of V1 is equal to lambda1 V1, A of V2 is equal to lambda2 V2. So V2 T A B हमने ले लिया, ब्रैकेट हमने A V1 पर ले है। A V1 किसके बराबर है? lambda1 V1, ये खुद से लिया है। lambda1 V1, lambda1 को हमने साइड पे लिख लिया V2 T V1, फिर दोबारा यही ली V2 T A V1। अब हमने ब्रैकेट पहले तो पर ले आए V2 of T A V1 और आपके पास V2 T A ये किसके बराबर है? ये हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से A V2 lambda2 V2, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, lambda2 V2 का ट्रांसपोज V2 T A T इज इक्वल टू lambda2 V2 T, क्योंकि A सिमेट्रिक है तो A T इज इक्वल टू A, तो V2 T इंटू A इज इक्वल टू lambda2 V2 है। तो यहाँ हमने V2 T इंटू A की जगह पर पुट किया lambda2 V2 T। तो अब चूँकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये भी आपके पास इक्वल हो गया, तो lambda V2 T V1 इज इक्वल टू lambda2 V2 T V1। यहाँ से इसको इस साइड पे ले आया और ये हमने कॉमन ले लिया, तो lambda1 माइनस lambda2 इंटू V2 T इंटू V1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा कंपोनेंट 0 है। अब हमने कहा कि ये जो लैम्डा की वैल्यूज़ हैं ये डिस्टिंक्ट हैं तो ये बराबर नहीं है तो इनका फिर जो डिफरेंस है वो भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अब की बार ये वाला कंपोनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो है, फिर 0 कौन सा है? ये V2 T V1, इनकी प्रोडक्ट 0 है, मतलब V2 और V1 की जो इनर प्रोडक्ट है ये 0 है, और जब दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो वो ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। तो हमने शो कर दिया कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड आपके पास जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो कहते हैं कि अब अगर आपके पास नोट यहाँ तक तो थ्योरम का प्रूफ ख़त्म हो गया। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट आ जाएं, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट आ जाएं तो उसके जो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, वो आपस में ऑर्थोगोनल भी होंगे, और जब आप उन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करके यूनिट वेक्टर्स बना लेंगे तो उनसे बनने वाला ये जो सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। और जब आप इस ऑर्थोनॉर्मल सेट को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इन सब वेक्टर्स की मदद से आप कॉलम वेक्टर्स की मदद से एक मैट्रिक्स P बनाएंगे तो ये लाजमी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, और ये ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा सच दैट PTAB आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा वेक्टर स्पेस का जो मिड्स का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। कोई मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा? तब आप उसको इफ़ इट इज़ सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर हो जाए। डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या है कि एक आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर दे सच दैट P इनवर्स AP जो है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, और P अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, फर्दर अगर P ऑर्थोगोनल हो जाए तो हम कहते हैं कि A इज़ ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल।
तो यहाँ पर दो किस्म की डायगोनलाइजेशन की बात हुई है। ए इज़ सिंपली डायगोनलाइजेबल and A is orthogonally diagonalizable. डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करे सच दैट ए P इनवर्स ए P जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। और ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करे सच दैट P T A P ये डायगोनल हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। तो ये सिंपली डायगोनल में P इनवर्स है और ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल में P T है। अब डायगोनलाइजेशन करने का प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि आपके पास एक n×n मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट हैं फिर प्रोसेस आगे चलेगा। अगर वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर जो आपके पास वेक्टर्स आएंगे वो आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि ये जो आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। उन आइगन वेक्टर्स की मदद से आपने मैट्रिक्स P बनाना है। इन आइगन वेक्टर्स को कॉलम्स के शेप में लिख के जो मैट्रिक्स बनेगा उसका नाम रख लेना है P। अगर ये मैट्रिक्स P ऑर्थोगोनल होगा तो फिर P T A P बराबर होगा P इनवर्स A P, और P T A P जो मैट्रिक्स आपके पास हासिल होगा ये आपके पास रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होगा जो जिसके साथ A सिमिलर हो जाएगा। अब इसको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन में करती हूँ। वो कहते हैं कि आपने एक ऐसा मैट्रिक्स P कैलकुलेट करना है सच दैट P इनवर्स A P एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। एक मैट्रिक्स A दिया गया है। अब हमने मैट्रिक्स P कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। दूसरा स्टेप क्या है? इसके आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, 0 के बराबर रखेंगे, आइगन वैल्यूज आ जाएंगी लैम्डा। तो एक आइगन वैल्यू लेंगे, इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3। इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 1। तो ये इसका आइगन वेक्टर आ गया। इसको फिर नॉर्मलाइज करना है इसके आपने मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करके। फिर दूसरी आइगन वैल्यू लेनी है, इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है विच इज़ 1 -1। इसको भी नॉर्मलाइज करना है। अब दो आइगन वेक्टर्स आ गए हैं आपके पास, एक है ये वाला, एक है ये वाला। इनको कॉलम्स के तौर पर लिखना है, 1/√2 1/√2। फिर इसको कॉलम के तौर पर लिखना। अब ये जो मैट्रिक्स P बना है इस तरीके से ये लाजमी ऑर्थोगोनल होगा। क्यों लाजमी ऑर्थोगोनल होगा? क्योंकि थ्योरम ने हमें गारंटी दी है कि जो आपके पास ऑर्थोगोनल आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं आपके पास वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P आ गया है सच दैट कि अब मैं P इनवर्स A P बनाने लगी हूँ तो ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो P का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। P आ गया है तो P का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करना है कि इसका इन्वर्स P के ट्रांसपोज के बराबर होगा। हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट किया है। इन्वर्स कैलकुलेट करके P की वैल्यू, A की वैल्यू, P इन्वर्स की वैल्यू, A की वैल्यू, P की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये A की डायगोनलाइजेशन थी। इसमें हमने एक ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P कैलकुलेट कर लिया सच दैट P इनवर्स A P इज आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टू एग्जांपल्स भी आपके पास इसी तरह से हैं। अब मैं आपको नोट्स से कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ और फिर हमारा जो नोट्स के पेज नंबर 93 से लेके ऑनवर्ड जो इसके लास्ट पेज है पेज नंबर 142, आज हमारे ये सारे पेज है वो कवर हो जाएंगे।
कल के लेक्चर्स में मैंने आपको 120 पेजेस तक काम करवाया था। अब मैं आपको 119 तक काम करवाया था। मैं आज आपको 120 से स्टार्ट करती हूँ और इंशाल्लाह ये हमारे लास्ट तक पेज ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके जब हम मिड्स आएंगे तो शुरू वाला पोर्शन में जो पेजेस रह गए वो पढ़ेंगे और अब हमने 93 से लेके ऑनवर्ड सारे ये जो है नोट्स ख़त्म कर लिए हैं। ये वही डायगोनलाइजेशन के आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि अभी भी मैंने आपको एग्जांपल्स समझाई थी। ये मैट्रिक्स ए है, वो कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स कैलकुलेट करें जो ए के सिमिलर हो और ये भी शो करें कि दोनों की आइगन वैल्यूज़ सेम हो। ए की आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, 0 के बराबर करेंगे तो आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी ±1। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्ड हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे जो कि है -3 लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्ड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये काफ़ी दफ़ा करके दिखाया हुआ है आपको। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना अब आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। ये दूसरी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड आइगन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो दोनों आइगन वेक्टर्स आए हैं इनको कॉलम्स के तौर पर लिख के मैट्रिक्स P बना लेंगे। अब हम चेक करेंगे ये नॉन सिंगुलर है तो हमने देखा ये नॉन सिंगुलर है। इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, P इन्वर्स AP बनाएंगे जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये B के साथ सिमिलर है क्योंकि B इज़ इक्वल टू P इन्वर्स AP। ये आपके पास सिमिलर है तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स कैलकुलेट करें जो कि A के साथ सिमिलर हो। फर्दर ये भी शो करना है कि B की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो A की आइगन वैल्यूज़ के बराबर हैं। अब हम B की आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि आंसर हमारे पास प्लस माइनस है 1 ही है। तो जो है A और B सिमिलर भी हैं और उनकी आइगन वैल्यूज़ भी सेम है। तो अब ये लिखा है टेस्ट फॉर अ मैट्रिक्स टू बी डायगोनलाइजेबल और नॉट। हमें कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है गिवन ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ऑर्डर चेक करेंगे। उसका ऑर्डर n है तो इसका मतलब है कि उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तब उनके कॉरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। अगर उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं आती इसका मतलब है कि उसके से हासिल होने वाले जो फिर जो आइगन वेक्टर्स होंगे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी नहीं होंगे और ऑर्थोगोनल भी नहीं होंगे और जो आपके पास मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आइगन वैल्यूज़ जो हैं ये एक ही आई है और ये मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो ये इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि मल्टीप्लिसिटी 3 की आई हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्ड जब हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो जो आइगन वेक्टर आएंगे हमारे पास वो एक ही आइगन वेक्टर आया है और आपके पास नंबर ऑफ जो आइगन वेक्टर्स हैं वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपको एग्जांपल आपके दिखाई है कि आपने कैसा मैट्रिक्स Q ढूंढना है जो कि डायगोनलाइजेबल हो और Q इन्वर्स A Q जो है वो ऑर्थोगोनल हो। A लेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। इसकी दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब है कि जब हम इसके आइगन वैल्यू वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो भी डिस्टिंक्ट होंगे और वो आपके पास ये लैम्डा ये A का आइगन वेक्टर आ गया, ये लैम्डा इज इक्वल टू -2 का आइगन वेक्टर आ गया है। ठीक है, इन दोनों को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, वो नॉन सिंगुलर है। Q इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, Q इन्वर्स AQ बनाएंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि हमने अभी भी एग्जांपल भी की थी। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पास यही है कि मैट्रिक्स को चेक करेंगे डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, आपके पास ये सिमिलर है कि नहीं है। तो मैंने आपको ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ये मैंने चेक भी किए हैं। बाकी सारा जो 142 तक है आपकी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। कभी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, कभी आइगन वेक्टर्स, कभी ये कहेंगे कि आइगन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करें, कभी आपसे कहेंगे कि जो चेक करें कि मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। अगर है तो आप वो जो है Q कैलकुलेट करें या चेक कहेंगे कि शो करें कि मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो फिर इनकी आइगन वैल्यूज़
सेम शो करें। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस मैंने करके दिखा दिए हैं। तो आज आपका जो है मिड्स का सिलेबस कवर हो गया है। इंशाल्लाह जो बाकी सिलेबस हैं वो हम मिड्स के बाद कवर करेंगे।